हर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए इलेक्शंस एक सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया माना जाता है। जैसे कि भारत एक लोकतंत्र देश है, तो उसमें यह कहा जाता है कि जो इस लोकतंत्र की या संवैधानिक लोकतंत्र की जो नींव है, जो बेस है, वो इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शंस हमेशा ही फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट या अभिन्न अंग माना है। अब उन्हीं इलेक्शंस के ऊपर जब सवाल उठाए जाते हैं तो बहुत बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या उसके इलेक्शंस को कटघरे में खड़ा किया जाता है और यह पूछा जाता है कि क्या इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के बेसिस के ऊपर सरकार देश चलाती है और इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के बेसिस के ऊपर लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी के ऊपर और संविधान के ऊपर बनाया जाता है। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दी है इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उसका क्या इंपैक्ट है, क्या उसकी वजहें हैं, क्या उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, क्या उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। और इस वीडियो में मेरे साथ हैं मोहित सर, जो हमारे यहाँ के इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स फैकल्टी हैं, और हम सर से बात करेंगे इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेके। तो स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जब हम चर्चा करते हैं, इसकी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या? सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये जनवरी 2018 में जो है मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? फॉर गिविंग डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को कोई डोनेशंस नहीं मिलती थी। द प्रॉब्लम वॉज कि इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस मिलती थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कैप भी था, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो अगर हम बात कर ले इनकम का सोर्स जो था वो कहीं ना कहीं बहुत कम थे। तो इस प्रोसेस को, डोनेशन के प्रोसेस को क्लीन करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ब्रॉट दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स कि अगर आपने किसी भी, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी है, अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन देनी है, सो यू कैन परचेज दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम द एसबीआई बैंक, ठीक है। ओनली एसबीआई कैन इशू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एक्सेप्ट एसबीआई नो अदर बैंक कैन इशू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। क्लियर? तो कोई भी आपको डोनेशन देनी है पॉलिटिकल पार्टी को और किसी भी अमाउंट की, तो सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कीजिए और इसके थ्रू जो भी पैसा है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कैन यूज दिस मनी विच हैज बीन डोनेटेड बाय द इंडिविजुअल्स और द कॉर्पोरेट्स थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप किसी एनजीओ को फंडिंग कर सकते हो ना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इस प्रोसेस को क्लीन अप करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाए गए। अब 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जो है इसको इशू करता है। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सबसे मेन इसका फीचर है वो है एनोनिमिटी। सबसे बड़ा एक इशू है, अगर आप किसी भी पार्टी को कोई भी डोनेशन देते हो तो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा इशू रहता है नेगेटिव रिपरकशंस, ठीक। कोई दूसरी पार्टी अगर कल को पावर में आएगी तो उनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इनको बनाया गया एनोनिमस, दैट टू हुमसोएवर यू आर गिविंग दीज डोनेशंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो और आपने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके पास रह सकती है? एसबीआई के पास। और एक चीज़ और, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ऐसे नहीं कि आप कभी भी इशू कर सकते हो। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ एक और फीचर जो अटैच्ड है वो ये कि इन एवरी क्वार्टर और हर क्वार्टर के इनिशियल 10 डेज में ही इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है वो इशू किया जा सकता है बाय लॉ। बट इसको थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी हुए हैं कि ये पार्टीज़ ने जो है, गवर्नमेंट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आगे पीछे भी इशू किया है। तो ये आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मेन फीचर्स है कि एसबीआई इशू करेगा और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देने के लिए है और कोई कैपिंग नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और एनोनिमिटी, ये फीचर्स है। तो सर जैसे आपने बोला कोई कैपिंग नहीं है, एनोनिमिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्टोरल फंडिंग को थोड़ा सा ओपेक भी करता है कि अगर एनोनिमिटी जो है वो ओपेक करती है। हालांकि इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि ये इलेक्टोरल फाइनेंसिंग को क्लीन अप करने के लिए है, ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए है। पर ये एनोनिमिटी का फैक्टर जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। तो सर जैसे कि आपने कैपिंग की बात करी और आपने ये कहा कि कंपनीज जो है डोनेट कर सकती हैं, और जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा था तो उसमें भी एक बात लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कंपनीज एक्ट है और जो एफसीआरए है
उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई थी दे आर अल्ट्रा वायस। Yes. तो सर ये क्या अमेंडमेंट्स की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट को अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करना पड़ा? ओके, सो अबाउट द कंपनीज एक्ट, तो जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है या 1956 था, उसको बाद में हमने 2013 में उसको अमेंड किया, तो राइट नाउ इट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। तो इस एक्ट में एक चीज़ है कि अगर कोई भी कॉरपोरेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहती है तो उसमें कोई कैपिंग थी पहले कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट व्हेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो ये जो कैपिंग है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एनी अमाउंट यू कैन डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एनोनिमसली। सेकेंड जो आपकी इसमें था वो था कि अगर कोई भी, लेट सपोज आप एक कॉर्पोरेट रन कर रहे हो, अगर आप कोई भी डोनेशन देते हो तो आप क्या करोगे, वो डोनेशन आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो आप उसको अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करोगे। बट ये जो कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट की गई, इसमें क्या किया गया कि आपको कोई भी कंपनी जो आपको पैसा दे रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है, उसको अपनी स्टेटमेंट में इस डोनेशन को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बैलेंस शीट से हटा दिया। बैलेंस शीट में आप डोनेशन को शो ही मत कीजिए। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा इशू इसमें क्या आ गया, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को कहाँ से जज करते हैं, उसकी बैलेंस शीट को देख के। अगर आप बैलेंस शीट में अपनी डोनेशंस को रिफ्लेक्ट ही नहीं करोगे तो मतलब क्या है, आप अपने शेयर होल्डर्स के पास जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो भेज नहीं रहे। ठीक, ये तो हुआ कंपनीज एक्ट का। अब अगर हम बात करें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो इन इंडिया बिफोर दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या प्रोसीजर था हमारा कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, दे कैन नॉट रिसीव एनी डोनेशन फ्रॉम एनी फॉरेन कंपनी, जो ओरिजिनल था। बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू और ड्यू टू दीज अमेंडमेंट्स इसको भी अमेंड किया गया कि अब आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है बिफोर दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो ये था कि एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ फॉरेन फंडिंग, बट फॉरेन कंपनीज कैन डोनेट दिस मनी थ्रू देयर इंडियन सब्सिडरीज। तो इससे तो सर शेल कंपनीज बनने का भी चांस बन रहा होगा। यही एक सबसे बड़ा इशू था कि फॉरेन कंपनी जो है वो शेल कंपनीज के थ्रू अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए दे कैन डोनेट द मनी टू द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सबसे बड़े जो मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि एसबीआई ही इसको पब्लिश कर सकता है या इसको ओपन कर सकता है, तो गवर्नमेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन रहती होगी सारी, क्योंकि एसबीआई तो पब्लिक सब्सिडरी है। यही तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं which are not in the power, they will not be having any type of information about the donator, जो डोनेशन है वो कितनी है और डोनेशन किसने की है। बट जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है थ्रू दी एसबीआई। तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने एनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसको फेल कर दिया। ठीक, तो ये सारे तो थे इकोनॉमिकल एंगल्स अगर हम बात करते हैं। बट अगर, क्योंकि ऑब्वियसली अनुज सर है तो ये पॉलिटी यहाँ पढ़ाते हैं, तो मैं पॉलिटी के ऊपर अगर पॉलिटिकल एंगल्स की बात करूँ तो मैं इतने अच्छे से नहीं वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो पॉलिटिकल जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो एंगल्स हैं वो हम अनुज सर से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर सर बात की जाए, ये तो मैंने बताया कि आपको ये इकोनॉमिकली ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं ना, बेनिफिट्स ही हैं अगर देखा जाए, पैसा आ रहा है, किसको बुरा लगता है ना। तो अब पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मुद्दा जो है कि क्या ज़रूरत पड़ी, पैसा तो सभी पार्टीज के पास जा रहा था, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं या जो आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं दे रीच्ड सुप्रीम कोर्ट। सर इसके ऊपर वजह क्या हुई कि देखो दो तीन वजहें हैं इसकी, मोटी मोटी अगर बात की जाए तो जब गवर्नमेंट ये लेके आई तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में ये बताया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि क्लीन अप, क्योंकि पहले क्या होता था कि अब जैसे आपने बताया कि अमेंडमेंट आई, इस अमेंडमेंट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई थी। वो अमेंडमेंट क्या थी कि पहले जो होता था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या कैश डोनेशंस होती हैं वो 20,000 की लिमिट होती थी कि 20,000 तक एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा सकता था। इसमें उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो कैश डोनेशंस हैं वो 20,000 नहीं 2,000 हो सकती हैं। कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी XYZ को पैसा डोनेट करना चाहता हूं और मेरे पास कैश है तो मैं 2,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, उसके अलावा मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका नुकसान, जैसे सर आपने इसमें स्कीम में बताया कि गवर्नमेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन है, अब मैं एक कंपनी हूँ, अब मेरे को पता है कि कौन सी पार्टी इन पावर है और मेरा फॉर एग्जांपल एलिजियंस जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, तो मैं अपनी आइडियोलॉजिकल एलिजियंस को भी खत्म करके अपने धंधे का सोचूंगा, बिजनेस का सोचूंगा, और जो सरकार में पॉलिटिकल पार्टी है उसको पैसा डोनेट करूंगा। और ये रिफ्लेक्ट भी होता है अगर हम बात करें जो नंबर्स निकल के आते हैं कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला। कि अगर हम ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक सिविल सोसाइटी है जिसने ओरिजिनली इसमें पिटीशन भी फाइल करी थी,
इलेक्टोरल बॉन्ड की पिटीशन भी फाइल की थी। और आप हिसाब लगाइए, आज तो हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमाल का फैसला दे दिया है ना, संविधान को रक्षा किया, डेमोक्रेसी की बात करी, इलेक्शन की बात करी, पर जस्टिस बहुत डिलेड है। इसके ऊपर पिटीशन 2018 में ही फाइल कर दी गई थी और 2024 में जाकर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुना रहा है। पर अगर हम बात करें एडीआर ने, तो एडीआर का डाटा ही देखें तो एडीआर ने यह कहा कि जो टोटल पैसा इसके थ्रू गया है, तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को 2022-23 में, जो भारतीय जनता पार्टी है, 2022-23 में इस रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को 1300 करोड़ के आसपास का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू गया है। और इसके सेकंड नंबर पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कांग्रेस है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मात्र 171 करोड़ 171 करोड़ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये डिफरेंस दिखाता है, पैसा तो जा ही रहा है, पैसा जा रहा है सर, पर डिफरेंस दिखाता है कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ इलेक्शन हो गया। आज के समय में जहां पे एडीआर का ही डाटा ये कहता है कि 2019 का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भारत में लोकसभा इलेक्शंस 60,000 करोड़ रुपया लगा। 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ 2019 लोकसभा इलेक्शंस में लगा, ये एडीआर का डाटा कहता है। तो अब उस हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इतना सारा पैसा मिल रहा है, एडीआर का ही डाटा है कि 2018 से लेके 2023 तक बीजेपी को 16,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पाया। अब इतना पैसा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पीछे हैं। तो इससे होता क्या है कि जो एक कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इसको पैसा मिलता है, इनको फंडिंग मिलती है, इससे ऑब्वियस ही बात है इनकी ग्रोथ होती है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नुकसान होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ऑपोजिशन पार्टी को तो हुआ ही, जो कांग्रेस उसको तो हुआ ही, पर सबसे बड़ा नुकसान इसका होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास कोई फंडिंग नहीं आती है, क्योंकि अब सबको पता है कि दे कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। अब सेंट्रल लेवल पे अगर वो सरकार नहीं बना सकते, ना ही वो इनकी कोई से होगी, तो उसकी वजह से उनको जो फंडिंग बेसिक मिलती थी वो धीरे धीरे डिमिनिश होनी स्टार्ट होगी, कम हो जाएगी। और इसका इंपैक्ट हमें इलेक्शंस में जरूर दिखता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना पॉम्पस इलेक्शन होता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मध्यम तरीके से अपना इलेक्शन चलाने का प्रयत्न करती हैं। उनके पास ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है सर, पैसा नहीं है, तो एक ये नुकसान हुआ। अब इसी के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिटीशन में ये फाइल किया गया था कि एक तो एनोनिमस है, दूसरा ये बात की गई थी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर का ही एक केस हुआ था, 2002 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट्स की बात की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात कही थी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) में, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक थॉट होना जरूरी है, एक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और उस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हर डेमोक्रेसी में वोट है, जैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कहा था, तो वोटिंग है। अब उस वोटिंग के लिए महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन, कि अगर मैं किसी कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन है, उसका पैसा कहां से आ रहा है, उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है कि नहीं है, तो मैं कैसे इलेक्ट करूंगा उसे। बट सर ये तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है पब्लिक डोमेन में होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्या वो पब्लिक एंटिटीज हैं या प्राइवेट एंटिटीज हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक एंटिटीज नहीं है, पब्लिक एंटिटीज नहीं है। पर ये जो आपने बोला इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन उसी 2002 का केस जिसकी मैं रेफरेंस दे रहा हूं उसी के बाद आया। 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, एडीआर का ही केस था, 2002 की जजमेंट है, उसी पॉइंट के बाद, उसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर कैंडिडेट अपना एक एफिडेविट फाइल करेगा। तो आज हम एफिडेविट देखते हैं कि इस कैंडिडेट का इतना पैसा है, वो उसी केस के बाद है। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक्सप्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, और बाद में जाके आरटीआई को भी कहा गया कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। और आज के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एवरी सिटीजन होल्ड और हैज अ पावर दैट दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल अंडर आरटीआई। सरकार, देखो इस चीज में कोई डिनाइल नहीं है कि सरकार और पॉलिटिकल पार्टी का लिंक है। कोर्ट ने बोला डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के बीच इलेक्शन नहीं हो सकते। तो कोर्ट कहता है कि अगर आप, जैसे सरकार ने ये कहा था कि सर एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सरकार है, आप इनको अलग अलग डायमेंशन से देखिए, तो कोर्ट कहता है कि कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तभी तो सरकार में आ रहे हैं। तो कोर्ट कहता है कि हर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना आरटीआई के अंदर सिटीजन का राइट है। दूसरी बात कोर्ट ने यही कही कि जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे हमने बोला कि एनोनिमिटी फैक्टर है, तो कोर्ट ने बोला कि जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड आर वायोलेटिव ऑफ 19(1)(a) एंड ऑल्सो आरटीआई। तो इस वजह से भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तीसरी उन्होंने बात करी कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल, कोई आपने बोला पैसा है, अब कोई पैसा देगा काम भी करवाएगा।
तो कोर्ट ने इस चीज को भी पकड़ा और कोर्ट कहता है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट बेसिकली एस्टेब्लिशेस अ क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी और द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल, कि मैं पैसा दूंगा, मैं बोलूंगा सर इसलिए पैसा दे रहा हूं कि मुझे ये पॉलिसी चाहिए। ये चाहिए। और मेनली ये भी हो गया मुद्दा कि हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कैन बी परचेज बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज द कॉर्पोरेट्स, बट हमें भी दिख रहा है और पता भी है कि इंडिविजुअल्स तो कितना की डोनेट कर देंगे, है ना, वो सारा का सारा जो मेजॉरिटी डोनेशन है वो कॉर्पोरेट से ही जाएगी और वो पॉलिटिक जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें इंटरफेरेंस होगी। और ये कोर्ट ने बात कही है, जो आप बात कह रहे हैं, कोर्ट ने स्पेसिफिकली जजमेंट में कही है। कोर्ट ने बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि पब्लिक पॉलिसी पे जो इंपैक्ट आता है इसकी वजह से दैट कैन नॉट बी डिनाइड। यस, आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, कोर्ट कह आएगा Yes, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसी वजह से कोर्ट कहता है ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी के अलावा कोर्ट ने बोला कि जो आपकी राइट टू प्राइवेसी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में ये कहा गया था कि सर राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि जैसे आपने सवाल पूछा पब्लिक एंटिटी है प्राइवेट है, तो कोर्ट ने भी माना कि प्राइवेट है। तो लोगों ने कहा, जो डिफेंडेंट्स थे, बट गवर्नमेंट तो पब्लिक है, तो डिफेंडेंट्स ने ये कहा कि सर पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट है तो इसलिए इनके ऊपर राइट टू प्राइवेसी लगेगा। तो कोर्ट कहता कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोर्ट ने बोला कि जो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है दैट इज एप्लीकेबल टू द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, कि अगर मैं डोनेट कर रहा हूं तो मेरी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है कि मैं नहीं बता रहा हूं, पर आपकी क्या प्राइवेसी है? पॉलिटिकल पार्टी की कोई प्राइवेसी नहीं है, जो रिसीवर है। बिल्कुल, आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं, आप वो पैसा लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो कोर्ट कहता है कि राइट टू प्राइवेसी डज नॉट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज। और सिमिलरली जैसे आपने बात करी आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट की बात करी, कोर्ट ने उसको भी अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही साथ कोर्ट ने एसबीआई को भी हिदायत दी और इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी कि 6 मार्च तक एसबीआई ने इंफॉर्मेशन देनी है इलेक्शन कमीशन को सारी इलेक्टोरल फंडिंग की, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, कि शुरू से लेके किसने कितना पैसा किसको डोनेट किया। और 13 मार्च 2014 तक 13 मार्च 2014 तक 2024 तक 13 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करेगा, बिफोर इलेक्शन शेयर करेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इलेक्शन ईयर है। बिल्कुल सर, और इलेक्शन ईयर तो छोड़िए, अब तो इलेक्शन मंथ्स हैं, इलेक्शन मंथ्स ये बात की जाए, है ना, 65 दिन है। आप हिसाब लगाइए कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो चोन निशान वो निकालेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देगा और डेट्स डिक्लेयर कर देगा। उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में जैसा कहा था कि जो लोकतंत्र है उसमें इलेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र तो पाकिस्तान भी है ना, अभी इलेक्शंस भी हुए। पाकिस्तान की चर्चा एक और पॉडकास्ट में करेंगे, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू मोहित सर, आपने इतना समय दिया, एंड आई होप आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी और आप लोगों को भी इलेक्शंस में वोट करना चाहिए। ये इलेक्शन सीजन है, जैसे ही आपका वोटिंग राइट है वो इंपॉर्टेंट है अगर आप देश के ईमानदार और अच्छे नागरिक हैं। तो मेरी तरफ से अनुज शर्मा, मेरा नाम अनुज शर्मा है, ये मोहित सर हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड जुड़िए रहिए हमारे साथ। थैंक यू।